बैक स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू टॉपर्स अड्डा 365। एंड जैसा कि आपको पता है, ये हमारे 2025 क्रैकर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और उसमें मैंने सेक्शन 1 को कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम सेक्शन 2 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन 2 लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसको कंप्लीट करेंगे और इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लर्नर की मीनिंग क्या है। लर्नर की मीनिंग क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। लर्नर की मीनिंग, लर्नर का मतलब क्या होता है, कौन है एक लर्नर। तो आपको पता है लर्नर तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, और लाइफ लॉन्ग लर्नर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहती है तो लाइफ लॉन्ग बंदा लर्नर रहता है। A learner is an individual engaged in the process of acquiring knowledge, skills, attitude and values through study and experience। तो एक लर्नर क्या है, एक ऐसा इंडिविजुअल है जो एक प्रोसेस में लगा हुआ है। कैसी प्रोसेस में, क्या है, एक्वायर करने की प्रोसेस में लगा हुआ है। नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज़ को, एटीट्यूड्स को, और आ, किसके थ्रू, उसकी स्टडी और जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू। मैं अभी कुछ सीख रहा हूँ तो अभी मैं कुछ पढ़ूँगा तो उससे कुछ मेरे को नॉलेज गेन होगी। उसके बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, अगर वो मुझे इफ़ेक्टिव लगती है तो फिर मैं उसको और अप्लाई करता जाऊँगा। इफ़ेक्टिव नहीं लगती है, नॉन इफ़ेक्टिव रहती है, अप्लाई नहीं करूँगा। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच रहेगी मेरी कि इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो लर्नर क्या होता है, एक लर्नर एक इंडिविजुअल होता है जो इंगेज होता है लाइफ लॉन्ग एक नॉलेज को एक्वायर, स्किल को या एटीट्यूड या वैल्यूज़ को अपने स्टडी या एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर करने के लिए। सेकंड, ईच लर्नर इज़ यूनिक, डिफरिंग इन एबिलिटी, बैकग्राउंड, मोटिवेशन एंड पेस ऑफ लर्निंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। सारे लर्नर एक जैसे नहीं होते, वो एबिलिटी में डिफ़र करते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको हियरिंग का इम्पेयरमेंट है, मतलब हियरिंग का इशू है, किसी को बोलने का इशू है, कोई स्लो लर्नर है ना। तो सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करता है, कोई मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करता है, कोई इंग्लिश में, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करता है। सबका अलग अलग एक कहते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसके बाद बैकग्राउंड, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, मतलब एक सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। एक आईएएस का बच्चा होगा, उसका एक थिंकिंग प्रोसेस अलग होगा। एक जो पीजेंट होगा, फार्मर होगा, उसके बच्चे का एक थिंकिंग प्रोसेस अलग होगा, उसकी लाइफ के चैलेंजेस अलग रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का भी डोमेंस का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो एनईपी है, एनसीएफ है, वो जो डाउन टोडन्स हैं, जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके लिए बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोविज़न है कि वैसे 30:1 का रेशो, मतलब 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर रहेगा, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन बिलोंग करती है, यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स पे भी 1 टीचर होता है ना। तो ये प्रोविज़न्स किए गए हैं एनईपी के थ्रू। तो मोटिवेशन, हर बच्चे का मोटिवेशन हर दिन या ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम में सेम नहीं रह सकता। तो हमको एक मोटिवेशन देते रहना चाहिए। मोटिवेशन मतलब क्या है कि एक गोल के लिए डायरेक्ट करना है तो उसके लिए मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। पेस ऑफ लर्निंग, ऑब्वियसली क्लास में अगर 100 नहीं, अगर क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो 40 में से 10 होंगे जो गिफ्टेड होंगे, मतलब उनको सबको समझ में आ जाता होगा। तो 15 मतलब मान लो एवरेज होंगे, और कितने बचे, अब 15 ही बचे। 15 मतलब जो थोड़ा स्लो लर्नर होंगे, स्लो लर्निंग करते होंगे। तो सबकी पेस अलग अलग होता है, तो हमको तो सबको साथ में लेके चलना है। ऐसा तो नहीं है मैं एक दिन में पूरा चैप्टर ही फिनिश कर दूँ, सभी को लेके साथ में चलना है। तो उस हिसाब से हम करिकुलम डिज़ाइन भी करते हैं, सबको एक इंक्लूसिव वे में बात करते हैं पढ़ाने की। तो इसलिए पेस ऑफ लर्निंग भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है चीज़ों पे। अब एक कोटेशन देख लेते हैं। कोट है, एवरी लर्नर इज़ डिफरेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग रिकॉग्नाइजेज एंड रिस्पेक्ट्स दीज डिफरेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आईएमपी चाहिए
एक अच्छा टीचर क्या होगा, सबसे पहली बात चीज़ हमको एक अच्छा टीचर बनना होगा। अच्छा टीचर क्या होगा, जो एक बच्चे की एबिलिटी को ध्यान में रखे, उसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखे, है ना, उसको सही मोटिवेशन दे, उसकी सही वैल्यू करे। इसके अलावा बच्चे का जो पेस है लर्निंग का, उसको हमेशा दिमाग में रखे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप एक लर्नर को समझाने जाते हैं। नेक्स्ट, डायमेंशंस क्या हैं एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम, तो एज क्या है, हेल्थ क्या है, फिज़िकल ग्रोथ क्या है, सेंसर एबिलिटी क्या है, उसकी इन्फ्लुएंस, स्टेमिना, अलर्टनेस एंड पार्टिसिपेशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, जैसे वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी मेमोरी पावर कैसी है, मतलब वो रिटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जो पढ़ाया हुआ है वो समझ पा रहा है, याद रख पा रहा है, रिटेनिंग पावर कैसी है, मेमोरी कैसी है, रीजनिंग कैसे यूज करता है किसी चीज़ को सॉल्व करने में। इसके अलावा लैंग्वेज की भी बात होगी। ओके, लैंग्वेज की भी बात करेंगे अब, ठीक है। ओके, तो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, जैसे कि फीलिंग, एटीट्यूड, मोटिवेशन और सेल्फ इस्टीम। क्या है बच्चे के अंदर, फीलिंग क्या है, आज वो कैसा फील कर रहा है उस टॉपिक के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए क्या फील कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मोटिवेशन है या नहीं है उसमें, सेल्फ इस्टीम है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके लिए चेंज कर देता हूँ उसको। फोर्थ है मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मोरल कैरेक्टरिस्टिक में हम बात करेंगे सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एथिकल वैल्यूज, एम्पैथी और इंटीग्रिटी। राइट और रॉन्ग की नॉलेज होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है, हमको भी होना बहुत ज़रूरी है, राइट और रॉन्ग। एथिकल वैल्यूज़ की बाद में, एथिक्स में हम सब पढ़ते हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, मोरलिटी क्या है, मोरल थिंग्स क्या है, ये सब की बात करते हैं। तो ये मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनको भी देखते हैं, जैसे वेरिएशन इन एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, लर्निंग स्टाइल्स एंड बैकग्राउंड वगैरह। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये इंडिविजुअल डिफरेंस में डिफर करते हैं, हर इंडिविजुअल में अलग अलग होता है ये सब कुछ। क्या एबिलिटी अलग होगी, उसका इंटरेस्ट अलग होगा, एप्टीट्यूड उसका अलग होगा, उसका एटीट्यूड इवन अलग होगा, उसकी लर्निंग स्टाइल अलग होगी, उसका बैकग्राउंड भी अलग होगा, सभी एक जैसे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है कौन कौन सी इसकी डायमेंशंस होती हैं, जिसमें हम फिजिकल, देखो फिजिकल से आप याद रखोगे, हमने पढ़ा था साइकोमोटर, तो उससे फिजिकल याद कर दो। कॉग्निटिव हमने ब्लूम से याद रखा था, तो याद रख लो। इमोशनल की हमने हमने याद की थी, इमोशनल की क्रैथहोल की याद की थी। साइकोमोटर में सिम्पसन और डेव था, कॉग्निटिव में ब्लूम था, और इमोशनल में कौन सा हो गया, इमोशनल में हमारा था क्रैथहोल इमोशनल में था। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, मोरल की बात हो रही है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है। अब सोशल और मोरल में भी हमारा क्रैथहोल वाली टेक्सोनॉमी आ जाएगी, और इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है। तो ये सब आपको याद रखना है, PCESMI, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट है, सिर्फ EMRS में क्या। तो एक पियाजे थे, जीन पियाजे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसको देख लेते हैं। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था, तो उसको हम देखते हैं। जीन पियाजे 1896 से 1980 प्रपोज दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब नॉलेज, इस सब की बात हो रही है। तो एक स्टेज में वो सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से सीख के आ जाएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो ये स्टेजेस में सीखते हैं कौन, जो लर्नर होते हैं। पहली जो स्टेज होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो कि 0 से 2 ईयर्स की होती है, जब बच्चा एक बिल्कुल बेबी होता है। ये क्या करते हैं, इसमें लर्न थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्शंस ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स। तो अब जो छोटा बच्चा होगा, वो उसको देखा होगा आपने, यहाँ उसके हाथ ऐसे रहते हैं, ऐसे हाथ रहते हैं, तो वो हाथ से पकड़ता है, अपने लिप्स यूज़ करता है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करता है, बहुत सारी चीज़ें, तो सेंसेस का यूज़ करता है वो अपने। सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से 2 ईयर्स की। प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 ईयर्स की, इसमें ईगो सेंट्रिक थिंकिंग आती है ना। ये इड ईगो, ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा CDP में, वो मैं CTET में आपको, जब CTET के लिए अभी सीरीज स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, अभी तो आप इतना समझ लीजिए बस।
मैं रूट लर्निंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब समझने के लिए कह रहा हूँ। यूज़ ऑफ सिम्बल्स एंड लैंग्वेज, इमेजिनेशन डेवलप्स। अब ये इस टाइम पे बच्चा क्या करेगा, एक अपनी लैंग्वेज बनाएगा, बबलिंग करेगा, तो ऐसे सारे सारे करेगा, साइन लैंग्वेज डेवलप करेगा। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट है। इसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 ईयर्स का टाइम है, मतलब जो टीनेजर उससे पहले का, जस्ट पहले का टाइम है। इसके बाद तो पुबर्टी आ जाती है, इसके बाद तो प्यूबर्टी वाला स्टेज आ जाएगा ना। तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, ये आपको CDP में पूरा डिटेल में मिलेगा कि क्या से डेवलप होता है। यहाँ पे हम मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं बच्चे, तो उनका क्या है, कंजर्वेशन का ये कंसेप्ट हो जाता है। जो पहले की चीज़ें हैं उनको पता चलता है कि हाँ ये भी गलत हो सकता है, ये वाला उनका कंसेप्ट भी आता है। तो लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिकल एंड साइंटिफिक रीजन डेवलप्ड होती है। मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी बच्चा सोच सकता है, ये नहीं है कि उसको जो बता दिया उसको मान लेगा। तो हाइपोथेटिकल मतलब खुद की एक इमेजिनेशन से भी वो करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट पे भी आएगा। तो अब आपको उसको याद करना है, SMPO CO एंड FO, इससे याद करना है, SMPO CO FO, ठीक है। इससे आप कर लीजिए। टीचिंग इम्प्लीकेशन क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन शुड मैच द लर्नर्स डेवलपमेंट लेवल एंड कॉग्निटिव रेडीनेस। तो उसका डेवलपमेंटल लेवल देखना पड़ेगा कि किस लेवल तक बच्चा डेवलप हो चुका है, समझने लायक है या नहीं है, और वो रेडी है जो हम उसको जो हमारा गोल है उसको उस पर पहुंचाने के लिए, जो लर्नर के लिए हमने आउटकम्स रखे हैं उसके लिए रेडी है या नहीं है। नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे और सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट में हम देख लेते हैं, इमोशनल ग्रोथ इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इमोशनल। तो इमोशनल जो ग्रोथ है वो खुद के इमोशंस को रेगुलेट कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि क्लास में आ रहा तो डेली रोए। पहले बच्चे आते हैं तो रोते रहते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, स्कूल में नया इन्वायरमेंट होता है तो मज़ा नहीं आता है। धीरे धीरे वो इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाते हैं। इमोशंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन, एडजस्टमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स। तो इमोशंस हैं वो बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मोटिवेशन कैसा है, एडजस्टमेंट कैसा है, और लर्निंग आउटकम्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये अब आप खुद सोचो कि कैसे करेंगे, इमोशंस कैसे करेंगे। इमोशंस ऐसे करते हैं कि अगर मान लो कि मोटिवेशन नहीं है पढ़ने के लिए, मोटिवेटेड नहीं है बच्चा, तो उसके कैसे इमोशंस होंगे, बड़े मतलब पैसिव अप्रोच रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। टीचर्स शुड हेल्प लर्नर्स बिल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। तो टीचर को क्या करना चाहिए, लर्नर के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी और रेजिलियंस लाना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा मूड स्विंग हो रहे हैं, आज उसका पढ़ने का मन ही नहीं है, मतलब 30 डेज़ में तो 20 डेज़ तो उसका मन ही नहीं हो रहा है पढ़ने के लिए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो उसको इमोशनल स्टेबिलिटी देना है और रेजिलियंस की बात करनी है। ये सब इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। पॉजिटिव एंड इमोशनल क्लाइमेट इन्हेंसेस एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। रिटेंशन मतलब होता है अगर मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपसे 5 दिन बाद पूछूं तो आप बता पाओ, मतलब आपने उसको रिटेन कर पाया जो मैंने आपको पढ़ाया उसको। तो ये एंगेजमेंट और रिटेंशन दोनों को बढ़ाता है। क्या चीज़, पॉजिटिव इमोशनल क्लाइमेट, एक अच्छा इमोशनल, एक इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है, एक अच्छी इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है वो क्या बढ़ाती है, एंगेजमेंट और अटेंशन बढ़ाती है। मतलब आपको लगे ना कि टीचर आप पे ध्यान दे रहा है। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है और निकल के बोलता है डॉक्टर साहब तो अच्छे नहीं हैं क्योंकि इन्होंने हम पे ध्यान ही नहीं दिया, हमारी बात ही नहीं सुनी। तो अच्छा डॉक्टर किसको बोला जाता है, जो एक पेशेंट की बात को सुनता है, बोला जाता है। आज के ज़माने में अगर डॉक्टर पेशेंट की बात को नहीं सुनता है तो उसको अच्छा डॉक्टर नहीं बोलते हैं। तो बस वैसे ही है, एक लर्नर की बातों को अगर टीचर उसकी प्रॉब्लम्स को अगर एड्रेस करेगा तो अच्छा रहता है। सोशल डेवलपमेंट, लर्नर्स डेवलप सोशल वैल्यूज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स थ्रू इंटरेक्शन। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, एक इंट्रापर्सनल स्किल्स होती है, एक इंटरपर्सनल। इंटर मतलब अपने अंदर की बात होती है, इंटर मतलब 1 to 1 या 1 to many। तो इंट्रैक्शन से सोशल वैल्यूज डेवलप होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटी होती है, इनसे क्या डेवलप होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती है। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस बिहेवियर, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन।
अब आपने देखा होगा कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, तो उनका एक पीयर ग्रुप कैसा होता है, नोटोरियस टाइप का, मतलब जो उधम करते हैं बच्चे, होता है, सॉरी। तो अब डिसिप्लिन भी इसी हिसाब से आएगा, कोऑपरेशन होगी उनके बीच में एक, आपने देखा होगा बच्चे लंच को शेयर करते हैं, तो कोऑपरेशन, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन डेवलप होती है। अ गुड टीचर प्रमोट्स टीम वर्क, एम्पैथी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक अच्छा टीचर क्या करेगा, एक टीम वर्क, एम्पैथी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को इनकरेज करेगा। जैसे बोल देते हैं कि आप 10 स्टूडेंट्स हो, आपको ये काम करना है, तो टीम वर्क में जुड़ जाते हैं। एम्पैथी लेके आएगा आपस में, एक दूसरे के सोचेंगे अरे चल कोई बात नहीं, तू मत, मैं कर दूंगा तेरी जगह पे, परेशान मत। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होती है आपस में, ये वो देखता है कि हाँ यार ये मुझसे थोड़ा होशियार है, इसके मार्क्स अच्छे आए, तो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उससे दोस्ती करने की कोशिश करे, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी रखता है। टीचर की भी रिस्पेक्ट रखता है लर्नर। इम्प्लीकेशन क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज़, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनहेंस सोशल ग्रोथ। ग्रुप एक्टिविटीज़ और कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है ना, आपस में कई सारे स्टूडेंट्स मिलके करते हैं, कोलैब करके करते हैं, तो वो सोशल ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं। वो बताता है एक बच्चे को इस सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, मतलब हर इंडिविजुअल अलग होता है, आपको पता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक लर्नर की। तो ईच लर्नर डिफर्स इन इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, लर्निंग स्टाइल एंड सोशियो इकोनॉमिक। ये सारे मैं बता चुका हूँ आपको कि इंटेलिजेंस में भी डिफर कर सकता है, उसका एप्टीट्यूड लेवल अलग हो सकता है, उसका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उसका मोटिवेशन अलग हो सकता है, एंड इवन उसका लर्निंग स्टाइल, सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ये सब सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो ये डिफ़र करता है हर चीज़ में, किस चीज़ में, इन सारे एस्पेक्ट में डिफ़र करता है। तो कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, हेरिडिटी वाले होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड होते हैं। हेरिडिटी कैसे, जैसे मान लो मोस्टली देखा जाता है कि अगर मम्मी पापा थोड़े ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि चाइल्ड में भी वैसी चीज़ आती है। और कई बार देखा है कि जैसे कोई अच्छा एथलीट है, तो उसके जो बच्चे हैं उनमें भी एक थोड़ा एथलीट का एक एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, आपके आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आप चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आप ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेंगे। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन कैसी हुई है, ये भी डिपेंड करता है काफ़ी इंडिविजुअल में डिफरेंस लाने के लिए। अगर कोई ऑब्वियसली अगर यूएसए में पढ़ा है और कोई मतलब कोई रूरल एरिया में पढ़ गया इंडिया के, बिहार में कहीं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ही बैकवर्ड जगह में पड़ गया, बिहार इतना बैकवर्ड नहीं है, मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल एक दे रहा हूँ आपको कि बहुत कोई बैकवर्ड ज़्यादा ही जगह में चला गया है तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो दोनों में ऑब्वियसली आपको डिफरेंस मिलेगा। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, पैसे और नहीं पैसे हैं उस पर, क्या है उसकी फैमिली का स्टेटस, क्या है इकोनॉमिकल स्टेटस, तो उन पर डिपेंड करता है। टीचिंग इम्प्लीकेशन क्या होंगे, यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट हमको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन तरीका, मतलब डिफरेंट तरीका यूज करना है इंस्ट्रक्ट करने के लिए। अप्लाई लर्नर सेंटर्ड मेथड, लर्नर ही सब कुछ है, जैसा कि बता चुका हूँ। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को यूज कर रहे हैं हम आजकल मॉडर्न जो पेडागोजी है उसमें। मेंटेन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स। देखो हमारी जो क्लास है उसमें हर सोसाइटी से, हर रिलीजन से, हर सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट आएगा, तो हमको एक इंक्लूसिव, ये वर्ड बहुत यूज होता है, एन सी एफ 2005 में भी ये बहुत बड़ी यूज हुआ है, इंक्लूसिविटी लेके आनी है। इंक्लूसिविटी मतलब हमारी क्लास में सारे सेक्शन से बच्चे आएंगे और हमको सबका ध्यान रखना है, सबकी नीड्स का ध्यान रखना है, तो इंक्लूसिव, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में जैसे हम बात करें, इंटेलिजेंस की बात हो गई, मोटिवेशन की बात हो गई, एटीट्यूड की बात हो गई, उसकी हेल्थ कैसी है बात हो गई, ये इंटरनल फैक्टर हैं, सब अंदर ही तो है, बाहर तो नहीं है। इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड हेल्थ। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, टीचर का बिहेवियर कैसा है, अच्छे से पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये सब बातें हैं। होम एनवायरनमेंट, घर पे एनवायरनमेंट कैसा, मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं या नहीं है, घर पे बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सब चीज़ें देखने वाली होती हैं। इसके अलावा पीयर इन्फ्लुएंस क्या है, कैसे बच्चों में उठ बैठ रहा है बच्चा, ये भी मायने रखता है। स्कूल क्या कैसा फैसिलिटीज़ देता है, स्मार्ट एजुकेशन को प्रमोट करता है या वही रूट लर्निंग को प्रमोट करता है, अच्छे टीचर नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। टीचर का रोल क्या हो जाता है इसमें, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जैसे कि एक लर्नर की डाइवर्सिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, कितने डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, वो तो बहुत, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो हर स्टूडेंट का एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ वीकनेसेस होंगी, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ाना है बच्चे को। मेंटेन इमोशनल बैलेंस एंड डिसिप्लिन, तो इमोशनल बैलेंस और डिसिप्लिन को क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि मूड स्विंग्स होने में लगे हैं, ऐसा ऐसा तो नहीं कर सकते ना। यूज़ फ्लेक्सिबल इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स, फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच के आए कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा और वहाँ से अलग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया और आप कुछ नहीं बता पाए, तो फिर क्या उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए जो डे टू डे बेसिस पे, या फिर कह सकते हैं कि मोमेंट टू मोमेंट जैसा भी आपको वहाँ से चैलेंज मिल रहा है उस हिसाब से आपको देखना है। इनकरेज कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। ओके, कोलैबोरेट कराना है स्टूडेंट्स को, उनकी क्यूरियोसिटी को देखना है, उनकी क्रिएटिविटी वो कब बढ़ेगी, जब वो कोलैबोरेट करेंगे, आपस में ग्रुप स्टडी वगैरह करेंगे। तो ये सब टीचर के रोल हैं और ये फैक्टर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किससे रिलेटेड, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल। ये तो आपको पता ही है, ये जीन पियाजे हैं, उनकी ये कॉग्निटिव थ्योरी का पार्ट है। तो इसका प्री ऑपरेशनल पार्ट है ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग आए तो आप प्री ऑपरेशनल लगा के आ जाना। ओके, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज गिवन बाय पियाजे। बंडूरा ने नहीं दिया, ब्रूनर ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। ईएल थॉर्नडाइक, बंडूरा, ये सब आपको सीटेट वाली सीरीज में बता दूंगा। उसके लिए अभी एक्सट्रीमली सॉरी, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और इसके लिए मैं अलग से पूरा पेडागोजी आपका ऐसा हो जाएगा कि आप दिल खुश हो जाएगा, आपका ऐसे कवर, मैं पूरा कवर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, स्किनर ने दी थी, कोलबर्ग ने दी थी, मैस्लो ने दी थी, या गार्डनर ने दी थी। तो भाई इन्होंने दी थी, इनका नाम है मिस्टर कोलबर्ग। मोरल डेवलपमेंट की इन्होंने थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, सोशल डेवलपमेंट प्राइमरली इन्वॉल्व्स, जो सोशल डेवलपमेंट है वो प्राइमरली क्या इन्वॉल्व करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोऑपरेशन, मेमोरी एंड रिकॉल, फिजिकल ग्रोथ, मोटिवेशनल ओनली। नहीं, मोटिवेशन तो है ही नहीं, फिजिकल ग्रोथ भी नहीं है, सोशल डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ, मेमोरी रिकॉल वाली बातें हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कोऑपरेशन मतलब है आपस में बच्चे का, मतलब 1 to 1 या 1 to many, उसका क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, इमोशनल मैच्योरिटी हेल्प्स लर्नर्स, क्या करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है इमोशनल मैच्योरिटी, अवॉइड एग्जाम्स, नहीं, एडजस्ट बेटर एंड परफॉर्म इफेक्टिवली, स्कोर लेस मार्क्स, नन ऑफ दीज। तो ये दोनों तो बेकार ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा एडजस्ट बेटर एंड परफॉर्म इफेक्टिवली, अच्छे से एडजस्ट कर पाए। मैच्योर बंदा ही तो एडजस्ट कर पाता है, ज़्यादातर बंदा जो प्रीमेच्योर या जो बंदा में मैच्योर होता है वो तो एडजस्ट कर ही नहीं पाता है। विच फैक्टर इज एक्सटर्नल टू द लर्नर, एक्सटर्नल क्या है, अभी मैंने इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर बताया था, मोटिवेशनल, हेल्थ और एटीट्यूड, ये सब सारे क्या थे, इंटरनल फैक्टर्स थे, ये सब इंटरनल फैक्टर्स थे। और ये होम एनवायरनमेंट क्या है, ये एक्सटर्नल, जैसे टीचर का रोल है, ये सब क्या है, ये सब हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स आर ड्यू टू, किस वजह से होते हैं इंडिविजुअल, हेरिडिटी ओनली। अब ये देखिए, अब मैं एक आपको एक रामबाण वो दूंगा, क्या एकदम ट्रिक दूंगा एकदम मस्त। इन्वायरमेंट ओनली, बोथ हेरिडिटी एनवायरमेंट, नन ऑफ दीज। आप देखिए जब भी एक्सट्रीमिस्ट वाली अप्रोच आती ना, ओनली वगैरह ये पूछते हैं, तो वो मोस्टली गलत ही होता है। आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस सिर्फ हेरिडिटी से नहीं होते और इन्वायरमेंट से नहीं होते, इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों रोल प्ले करता है। तो एट विच पियाजियन स्टेज डज द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली, कब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कब रखता है, F4 स्टेज पे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर। नहीं, ये तो सेंसरी मोटर तो आपको पता है सबसे पहली स्टेज होती है, इसमें तो ऐसा कोई ऐसा है ही नहीं, मतलब। तो बी क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, आपको याद रखना है। लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉ एंड ऑर्डर स्टेज इज पार्ट ऑफ विच मोरल लेवल, ठीक है, बताइए आप किस लेवल का पार्ट है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, नन। लॉ ऑफ एंड
लॉ एंड ऑर्डर स्टेज किस पार्ट का मोरल लेवल है, तो इसका आंसर है कन्वेंशनल। ठीक है। अ टीचर शुड अडेप्ट मेथड्स अकॉर्डिंग टू, टीचर को कैसे मेथड्स अडेप्ट करने चाहिए बताइए। हिज ओन प्रेफरेंस, उसकी पसंद के, सिलेबस डिज़ाइन जैसा हुआ उस हिसाब से, या फिर लर्नर्स नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रूल्स। तो इसका आंसर होगा लर्नर की नीड के हिसाब से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें वो कैसे रीड करता है, कैसे पढ़ा, मतलब वो कैसे अप्रोच करता है उस सब्जेक्ट को या टॉपिक को, इस पर डिपेंड करता है। ओके, अब इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं इस सेक्शन का। लर्नर्स डिफर इन फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट। तो फिजिकल में, कॉग्निशन में, अफेक्टिव डोमेन मतलब इमोशनल में, सोशल में और मोरल एस्पेक्ट में, इन सब में वो अलग अलग होते हैं सारे लर्नर्स। तो फिजिकल, कॉग्निशन, इमोशनल, सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट्स में एक जो इंडिविजुअल लर्नर्स होते हैं वो इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं। थ्योरीज पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डोमेन की और कोलबर्ग ने दी थी मोरल की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो सीटेट वाले सीरीज में मैं आपको बढ़ाऊँगा। टीचर मस्ट बी इंडिविजुअलाइज्ड, इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, इनको यूज करना चाहिए। कैसे? इंडिविजुअलाइज मेथड यूज करना चाहिए, हर इंडिविजुअल को उसके हिसाब की, उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट को हमेशा उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि आप सभी पे सेम लेवल अप्लाई कर रहे हो। इंक्लूसिव मतलब सोसाइटी के सभी सेक्शंस के बच्चों को आपको अच्छे से पढ़ाना है, उनको ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्रेफर कर रहे हो, किसी को निगलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। इंक्लूसिवली पढ़ाना, सभी को साथ लेके चलना है मतलब। और डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, अब आप 7th क्लास के स्टूडेंट को अगर आप पढ़ाओगे 9th क्लास का स्टैंडर्ड से, उस मेथड से, तो कोई काम बनेगा नहीं। तो वो किस हिसाब से डेवलपमेंटली प्रिपेयर्ड है स्टूडेंट, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किसमें, ये सारी हमारी लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पियाजे और कोलबर्ग का थोड़ा आइडिया हो गया है। तो अभी हमने क्या फिनिश किया, फर्स्ट नंबर पे हमने थ्योरी फिनिश की क्या होती है, और हमने MCQs देखे, है ना। MCQs देखे, तो ये 10 MCQs देख लिए और ये भी देख लिए, तो हमारा ये इसमें आई थिंक 2 से 3 मार्क्स कवर हो जाएंगे और इतने में आपका काम हो जाएगा। अब हम सेक्शन 3 में मिलते हैं फिर आपसे। ओके, तो थैंक यू सो मच स्कॉलर्स, लर्न मोर, ग्रो मोर, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप ऐसी टॉपर्स अड्डा 365 को एक कह सकते हैं ना मोस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ द ईयर बना सकते हैं। अगर आपकी हेल्प मिलेगी तो ऐसे ईयर क्या नेक्स्ट ईयर बना सकते हैं। अब तो ईयर एंड है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी इसके लिए। तो ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।